नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इसमें हम मुख्य 6 प्रकार के कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की स्टडी करने वाले हैं इस सीरीज में। पहला गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको जी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तीसरा स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और छठा जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसा कि हमने पिछले सेशंस में देखा, हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में स्टडी करी। वहाँ पर वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी हमारी होती थी, है ना, और पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ वाई एक्सिस पे होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये डेंसिटी है क्या, और फिर समझना है कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है। तो पहले हम ये डेंसिटी क्या है, ये घनत्व किसको बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है, पहले हम इसको समझे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बारे में, फिर हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज द फ्रीक्वेंसी पर यूनिट फॉर द डेटा इन ईच क्लास। जो अपन का कोई कंटिन्यूस डेटा है उसकी क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। तो हर क्लास इंटरवल में पर यूनिट कितना डेटा है वो हमें पता करना होता है। डेंसिटी इज द फ्रीक्वेंसी पर यूनिट फॉर द डेटा इन ईच क्लास। इच क्लास में, हर एक क्लास में पर यूनिट डेटा कितना है ना, ये हमें पता चलता है। और इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रिक्वेंसी बाय द क्लास विड्थ। जो फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी क्लास की, जैसे 0 से 10 में 300 है, तो 300 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो फ्रिक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी 30। मतलब पर यूनिट 1 से 10 तक है, 10 यूनिट्स हैं वहाँ पे मान लीजिए, तो एक यूनिट में कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो एक यूनिट में 30 आ रही है। ये हो गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, तो क्लास विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो वो हमारा क्लास विड्थ होता है। फ्रिक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, है ना। और वी यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टू प्लॉट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को प्लॉट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ आप देखिए कि मैंने एक हिस्टोग्राम दिया और मैंने यहाँ जानबूझ करके अनइक्वल क्लास इंटरवल्स लिए हैं, जैसे कि 0 से 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 के बाद मैंने 30 से सीधे 50 लिया है ना। 50 to 60, 60 to 70 को मैंने क्या लिया है, 50 to 70 लिया है, फिर 70 से सीधे 100। तो यहाँ डिफरेंस 10 का है, यहाँ भी डिफरेंस 10 का है, इस रेक्टेंगल में भी डिफरेंस 10 का है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका 30 to 50 20 का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 20 का है, और यहाँ पर 70 to 100 डिफरेंस 30 का है। यदि हम इस तरह के डेटा का जहाँ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं और फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा कभी भी। इसके लिए हमें हाइट ही नहीं चाहिए। फ्रिक्वेंसी क्या करती है, हाइट से मेंशन होती है ना। तो यहाँ हाइट से पता चल रहा है कि 100 है। 0 से 10 के एज ग्रुप के जो लोग हैं किसी विलेज में वो 100 हैं, ये पता चल रहा है हमें। यहाँ पर 30 to 50 ईयर्स के जो लोग हैं वो हमारे पास मोर देन 200 है ना। तो इस प्रकार से हमें हाइट से हम पता करते हैं फ्रिक्वेंसी में। पर यदि हम फ्रिक्वेंसी डेंसिटी की बात करें तो पर यूनिट में कितने आ रहे हैं ये पता चलेगा, है ना, क्योंकि ये क्लास इंटरवल डिफरेंट है। तो यहां पर वाई एक्सिस पे मैं फ्रिक्वेंसी डेंसिटी ले रहा हूं, जिसका की फॉर्मूला जो है, जैसे हम यहां बात करें कि 100 है, 100 का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिएगा कि फ्रिक्वेंसी डेंसिटी
इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 100 है, और इसका क्लास विड्थ कितना है 0 to 10, तो यहां क्या आएगा 10। इसी में लास्ट वाले का आपको बता देता हूं। तो लास्ट वाले में फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास, यदि हम देखें फ्रीक्वेंसी 300 मान लेते हैं हम लोग, ओके। और क्लास विड्थ कितना है 70 to 100 30, 100 माइनस 70 30, क्लास विड्थ ऐसे ही निकलता है। तो ये कितना आएगा 10। तो आप देखिए इसका भी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, और इसका भी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी 10 है। तो यदि मैं इसका आपको प्लॉट दिखाऊं तो ये देखिएगा 10 और ये भी 10। इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमें क्या बताता है, तो यहां देखिए ये जो हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यदि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहां तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जो यहां विड्थ है जैसे ये 30 है और हमारी डेंसिटी कितनी है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू 10, ये 10 हो गया, और ये यहां से यहां तक 30, तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई 300 मिल गई। ऐसे यहां पे हम करेंगे, यहां 10 और ये विड्थ भी 10 इंटू 10 100, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी 100 है। इज इट क्लियर। नाउ यू कैन सी हियर, आप यहां देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी हमारी 100 थी और इसकी हमारी 300 थी। तो ये एक चीज हो गई कि हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो समझ में आ गया, वो डेंसिटी बताता है हमें पर यूनिट पर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है ना, यूनिट स्केल पे। पर जो कंटिन्यूअस स्केल होता है उसमें यदि हम और आगे बात करें, तो कंटिन्यूअस स्केल यदि हम बात करते हैं, यहां तो चलो एज थी तो हमारे पास इंटीजर्स फॉर्म में ही लिख दिया भाई 10 साल 21 साल 22 साल, 21.5 नहीं लिखा हमने, इस प्रकार से नहीं लिखा हमने, उसको डिस्क्रीट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पर उसको हम क्लास इंटरवल के थ्रू डेंसिटी समझने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करी। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के द्वारा ये जो कर्व है ये फिगर आउट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अब हर एक जो डिफरेंट प्रकार के कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके सबके पीडीएफ अलग अलग हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। जैसे कि अपन ने पिछले डिस्क्रीट में पीएमएफ सबके अलग थे, हर पीएमएफ अलग प्रकार के कर्व, प्रोबेबल कर्व हमें देता है। तो यहां मैं आपको खाली ये बताने जा रहा हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या। जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये है तो हमें यहां पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी थी ना मल्टीप्लाई करके। तो ये जो एरिया है ये क्या बताएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है तो ये बताएगा प्रोबेबिलिटी, ये एरिया बताएगा प्रोबेबिलिटी। तो कैसे मैं आपको, क्योंकि देखिए कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर्स होते हैं, पहली चीज। इसलिए हम यहां ना तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात करते हैं। हम यह बात प्रोबेबिलिटी की भी नहीं करते हैं कि वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी, जैसे कि जो पीएमएफ फंक्शन थे उसमें सब में वाई एक्सिस पे हमारी प्रोबेबिलिटी आती है। यहाँ हम सिंगल नंबर की बात, वहाँ डिस्क्रीट डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है तो हर सिंगल नंबर की प्रोबेबिलिटी हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं। पर यहाँ पर कंटिन्यूअस डेटा है तो दो नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं। कैसे कि 1.0 1.1 के बीच में, तो 1.01 से लेकर के 1.09 और फिर आएगा 1.1, ये 10 हुए। इसी प्रकार यदि मैं इसको और बढ़ा दूं 1.001 तो ऐसे करके 1.909, तो इस प्रकार से 100 नंबर आएंगे, यहाँ 10 आ रहे हैं। और यदि हम और डेसिमल प्लेसेस डिजिट्स बढ़ा देते हैं तो ये संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, ये इन्फिनाइट तक हो सकती है ना।
और यदि हमें किसी एक छोटे से नंबर की प्रोबेबिलिटी पता करना है तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी पता नहीं कर सकते। हो सकता है कोई नंबर यहाँ हो ही ना, है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर छोटे से नंबर की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये जो टोटल स्पान है वो तो इन्फिनाइट को शो कर रहा है। एक्चुअली ये जो कर्व है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। अब एक नंबर के बीच में, मतलब यहां पे कितने नंबर हुए, इन्फिनाइट हुए ना रियल नंबर्स। मैं बता रहा हूं छोटे दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट है तो ओवरऑल में भी इन्फिनाइट ही होंगे। तो क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम होता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी, यही लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी को। तो यहां पर ये होगा कि फेवरेबल वाला तो हमारा एक ही नंबर है कोई, और टोटल आउटकम हमारे पास इन्फिनाइट है। जब टोटल नंबर इन्फिनाइट होते हैं तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, इसका आउटकम आता है नॉट, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब आप डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए हम लोग यहां क्या करते हैं, एक रेंज के बीच में कितनी प्रोबेबिलिटी है ये पता करते हैं। व्हाट माय पॉइंट। जैसे कि अपन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या किया, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से हमने फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, मतलब यहां भी अपन देख रहे हैं ना कि इस रेंज के बीच में क्या डेंसिटी है ना। तो डेंसिटी हमें यहां पर कितनी डेंसिटी मिल रही, 10, 70 to 100। यहां कुछ और मिल रही है, यहां कुछ और मिल रही है डेंसिटी, हर जगह डेंसिटी अलग है। इसी प्रकार यहां भी हम लोग क्या करते हैं, पहले तो डेंसिटी यदि हम यहां बात करें इस पॉइंट पे, तो देखिएगा ये यहां आ रहा है ना, और ये वाला पॉइंट यदि हमें तो 1.0 से 1.2 के बीच में पता करना है। हाँ, ये जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है बर्थ वेट माइस, चूहों का जन्म के समय जो वजन होता है। तो यहां 1.0 ग्राम से 1.2 ग्राम जो चूहों के का वजन है बर्थ के टाइम, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस वेट के चूहे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के नहीं कर सकते, पॉइंट एस्टिमेशन नहीं ले सकते यहां हम, यहां क्लास इंटरवल वाले एस्टिमेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक रेंज होती है कि उस रेंज के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, और वो डेंसिटी फंक्शन के थ्रू ही निकलती है। अब डेंसिटी फंक्शन तो वो पीडीएफ के थ्रू आगे मैं बात करूंगा डिफरेंट, जब अपन प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे ये कर्व बनते हैं। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ये जो एरिया है ना पूरा कर्व का, ये 1 यानी 100% प्रोबेबिलिटी। अब उसमें ये जो एरिया है वो इस रेंज के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी ये बताएगा, ये एरिया बताता है प्रोबेबिलिटी हमें। तो यहां में एक बहुत सिंपल तरीके से, एक सिंपल मेथड, ये हालांकि ऑथेंटिक नहीं है पर मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ 1.1 इनके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहां मैंने जब इसको ड्रॉ किया तो ये आया 1.45, कितना आया 1.45 मैंने यहां लिखा हुआ देखिएगा। ठीक है, ये हाइट, एवरेज हाइट हो गया मेरे पास ये कर्व के हिसाब से कि भाई ये 1.45 यहाँ सेंटर वाले के हिसाब से ले लिया, और इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो मुझे पता चल गया कि 1.45 है, वो मैंने लिख दिया। और इसका विड्थ, इसका विड्थ क्या हुआ, जैसे आप जानते हैं ना कि विड्थ 1.2 माइनस 1, ये 1.0 है ना, 1.2 में से 1.0 माइनस किया तो ये विड्थ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी 0.2, ये 0.2 ये। तो मैंने ये हाइट, मिडिल हाइट ले ली इसकी, और ये विड्थ ले ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.29 प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी यहां पे कि जिन चूहों का वजन 1 ग्राम से 1.2 ग्राम होगा उनके प्रोबेबिलिटी, बर्थ के टाइम जो वजन होगा उनकी प्रोबेबिलिटी 0.29 है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 30% प्रोबेबिलिटी है कि चूहे जो हैं 1 ग्राम टू 1.2 ग्राम
के लगभग होंगे। इज इट क्लियर? पर ये जो रीजन का एरिया एक्यूरेट है वो हमें टेबल दी रहती है। जेड टेबल है, आपने सुना होगा, है ना। टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल अलग है, काई डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल अलग है। तो हर एक चीज की टेबल अलग अलग होती है। तो उससे हमारे पास जो भी वैल्यू आती है उस डिस्ट्रीब्यूशन की, उस वैल्यू को देख करके हम उसकी प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं कितनी होगी। और लैंग्वेज वगैरह जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन हुआ, आर हुआ, उसमें तो डायरेक्ट निकाल के दे देता है, ठीक है, कि इतनी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास ये आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने विड्थ से, ठीक है। विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, जो कि एरिया है। ये जो एरिया है ना, यही प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अपने फ्रीक्वेंसी में भी जो फ्रीक्वेंसी था वो एरिया था, पिछले अपन ने ग्राफ में देखा था। तो वो 300 हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हाइट और उसको विड्थ को, तो हमें वो पता चल गया, है ना। तो सेम चीज हमने यहाँ करा है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज समझ में आती है कि हाँ, डेंसिटी से हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हम प्रोबेबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों लेते हैं। क्योंकि हमारे पास दो नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर्स हैं, रियल नंबर। तो हम एक पॉइंट एस्टिमेशन नहीं कर सकते, तो हम एक रेंज के बीच में प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, ठीक है। और वो जो एरिया शो होता है उस रेंज के बीच में, वही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। वाई एक्सिस पे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले हम इसको थोड़ा सा देख लें क्या होता है ये, इसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा आपको। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ फॉर्म्स अ बेल शेप्ड कर्व विथ मोस्ट वैल्यूज क्लस्टरिंग अराउंड ए सेंटर रीजन। एक बेल कर्व की तरह ये डेवलप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये सिमेट्रिकल होता है ना। और इसका जो नाम रखा गया है, जर्मन मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस करके, उनके नाम पर ये रखा गया है। इन्होंने बहुत इनकी प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिवली स्टडी की थी। तो आगे हम देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि लोगों ने अलग अलग तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशंस बने थे उसको बहुत स्टडी किया, बहुत रिसर्च किया, उसके कुछ पैरामीटर डिसाइड किए। तो अपन देखेंगे कि इसके मेन पैरामीटर क्या हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या प्रॉपर्टी आई? द मीन, मीडियन एंड मोड आर एग्जैक्टली द सेम बट नॉट नेसेसरीली जीरो, इट कैन बी एनी नंबर। इसमें मीन, मीडियन, मोड जो होता है वो सेम होता है, दे आर ऑल इक्वल, पर जरूरी नहीं कि वो जीरो ही हो, इट मे बी एनी नंबर, है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको इसको। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, मीन के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। 50% डेटा मीन के लेफ्ट साइड होता है, 50% मीन के राइट साइड होता है। जो मैंने भी आपको एक कर्व दिखाया था जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला, वो गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही कर्व था। द एम्पिरिकल रूल ऑल्सो नोन एज 68, 95, 99.7 रूल अप्लाइज टू एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक रूल है एम्पिरिकल, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्क्राइब करूंगा, वो अप्लाई होता है। 68, 95, 99.7 ये रूल एम्पिरिकल रूल है। मोस्ट वैल्यूज लाई विद इन द सेंट्रल रीजन, ज्यादातर जो वैल्यूज होती हैं वो उसके बीच के रीजन में पाई जाती हैं, डेंस वहां पे ज्यादा होता है। Mean and standard deviation can be understood as location parameter and scale parameters respectively। मैंने बताया ना, पैरामीटर डिसाइड हो गए इसके कि भाई क्या पैरामीटर रहेंगे। नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम मीन कंसीडर करते हैं, मैंने स्टैटिस्टिक्स शुरू के लेक्चर में आपको बताया था। और जब मीन कंसीडर कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसके साथ क्या लेते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। तो ये दो ही पैरामीटर होंगे इसके। मीन को हम लोकेशन पैरामीटर बोलते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्केल पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखें एम्पिरिकल रूल के बारे में। एम्पिरिकल रूल में जैसे आप यहां ग्राफ देख रहे हैं, तो आप देखिएगा
कि ग्राफ में इसका जो मीन है 1150 है, दिख रहा है आपको 1150, ये इसका मीन है। मैं आपको ये मीन है। अब यहां जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी रहा हो, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 150, कितना 150, तो 1150 प्लस 150 1300 हुआ। तो ये यहां मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे इसमें से मैंने 150 माइनस किया तो मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आपका 68% डेटा लाई करेगा। गॉट इट? 68% डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में फॉल करेगा। ऐसे यदि मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, इसमें 150 और ऐड कर दूं तो 1450 हो जाएगा, इधर भी 150 माइनस कर दूं तो 850 हो जाएगा। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की यदि मैं बात करूं तो उसके बीच में 95% हमारा डेटा आएगा। इसी प्रकार यदि मैं तीसरे पे आता हूं और इसमें से और मैं आगे चल के यहां पे 150 माइनस करता हूं तो यहां आ जाएगा 700 और ये m माइनस 3SD हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इधर थोड़ा आगे आ जाता हूं और इसको मैं देखूं, इसमें 150 और ऐड कर देता हूं तो 1600 हो जाएगा, तो मीन प्लस 3SD हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो डेटा आएगा 3SD के बीच में, ये जो डेटा आएगा वो 99.7% होगा। ये एम्पिरिकल रूल है। यदि कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर रहा है तो पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर और सब चीज़ें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टी सब उस पर लागू होगी। आपको अलग से उसको स्टडी, उसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ यही चीज़ लिखी है, द एम्पेरिकल रूल इज ऑल्सो नोन एज 68, 95, 99.7 रूल अप्लाइज टू एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस इट्स स्पेसिफिक मीन एंड स्टैंडर्ड वैल्यूज, है ना। द एम्पेरिकल रूल स्टेट्स दैट फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट 68% ऑफ डेटा फॉल्स विद इन 1 SD ऑफ द मीन, है ना। Approximately 95% of data falls within 2 SD of mean. Approximately 99.7% of data falls within 3 SD of the mean. ये एम्पिरिकल रूल है। आगे बात करते हैं। और अब मैंने यहां थोड़ा सा चीजें और एक्सप्लेन करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट मीन, अलग अलग मीन के साथ मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। मैंने बताया ना कि जो एक्स स्केल है उस पर मीन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जीरो के अलावा भी हो सकता है, जीरो, है ना। वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज में, वहां देखेंगे, वहां जीरो ही होता है। तो यहां आप देखेंगे मैंने यहां 3 मीन दिए, एक तो 50 दिया है, फिर 60 दिया है, फिर 70 दिया, पर स्टैंडर्ड डेविएशन के सबके सेम है, 10 लिया। तो आप देखेंगे ब्लू जो है, जब मैंने 50 स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, तो यदि आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो मीन जो होगा ना वो यहां आएगा 50 पे। येलो वाले का 60 है तो इसका यदि परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 60 पे आएगा, इसका 70 है तो यहां पर 70 पे आएगा। ओके, तो ऐसे ऐसे मीन बढ़ेगा तो ये राइट साइड शिफ्ट होता चला जाएगा। ओके, मीन के बढ़ने पे ये ओरिजिन से मीन दूर होता चला जाएगा नेचुरली, ये राइट साइड कर्व आपका शिफ्ट होगा। तो द मीन डिटरमाइंस वेयर द पिक ऑफ कर्व इज सेंटर्ड, जहां पे पिक जो है सेंटर है, ये हमें मीन बताता है, मीन निर्धारित करता है कि भाई कहां पर पिक है, जहां मीन होगा वहीं पिक आएगा इसका, है ना, क्योंकि 50% डेटा इधर, 50% इधर। इंक्रीजिंग द मीन मूव्स द कर्व राइट वाइल डिक्रीजिंग इट मूव्स द कर्व लेफ्ट। जैसे जैसे मीन बढ़ाएंगे तो कर्व राइट में शिफ्ट होगा और मीन घटाएंगे तो सर कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होगा। यही चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी आपको। आगे देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैंने मीन सेम रखा है साहब और स्टैंडर्ड डेविएशन 5, 10 और 15 कर दिया है। तो यहां देखेंगे जैसे जैसे
पहले वाले में स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो जो कर्व है बहुत ज़्यादा डेंस बना है, स्क्वीज है ना, बहुत स्क्वीज बना है। जैसे ही मैंने इसके स्टैंडर्ड डेविएशन 10 किया तो ये थोड़ा सा स्प्रेड हो गया है ना, इसकी जगह ये थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, और मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाया तो ये और स्प्रेड हो गया। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रेचेज और स्क्वीजेस द कर्व, खींचता है या उसको प्रेस करता है ना। द स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन रिजल्ट्स एन एरो कर्व वाइल ए लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन लीड्स ए वाइड कर्व। तो आप इसके वाइडनेस को देख के, नैरोनेस और वाइडनेस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, कम है, ज्यादा है। व्हाट माय पॉइंट? तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम देख रहे हैं। अब कुछ चीजें और हैं यहां कि द एम्पिरिकल रूल इज क्विक वे टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ डेटा एंड चेक फॉर एनी आउटलायर्स। एम्पिरिकल रूल से हम बहुत सी चीजें पता कर लेते हैं कि भाई डेटा के आउटलायर वगैरह चेक करना हो, ये सब हमें बहुत सा आइडिया मिल जाता है। एम्पिरिकल रूल जो मैंने बताया, जो एम्पिरिकल रूल मैंने आपको बताया कि 68, 95, 99.7 वह एम्पिरिकल रूल की बात हो रही है। तो 68, 95, 99.7 ये हमारा एम्पिरिकल रूल है। तो व्हाई डज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी स्टैटिस्टिक, है ना भाई। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग सभी स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? व्हेन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, मीन के दोनों तरफ एक समान है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बीइंग ऑन द वन साइड ऑफ द मीन इज द सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ऑन द अदर साइड। तो लेफ्ट साइड में जो प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी हमारी राइट साइड में भी होगी ऑब्जर्वेशंस की, है ना, सेम आएगी। In a symmetric distribution, the mean, median and mode are all equal, approximate, equal या similar. This property simplifies measures of central tendency as there is a single value that represents the center of the distribution, है ना, एक ही वैल्यू बता देगी। Estimating the mean and standard deviation is straightforward because of the symmetry around the mean. तो ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। आगे हम बात करते हैं इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। देखिए कि जितने भी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं वो अलग अलग प्रकार से वो हुए हैं, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर इंटीग्रेशन का इसमें सहारा लेना पड़ता है। यदि हम गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखें तो वो ये होता है f of x is equal to 1 by sigma standard deviation square root of 2 pi e to the power minus x minus mu whole square over 2 sigma square। अब एक एक चीज को समझें। f of x जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है f of x। यहाँ जो x है वो क्या है? वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। ये मीन जो है, मीन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, मतलब जो हमने वेरिएबल लिए हैं उसका मीन क्या आ रहा है, x का। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। कंटिन्यूस डेटा है, आप निकाल लेंगे, मीन भी निकाल लेंगे उसका, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे, और एक आप एक एक वैल्यू रखेंगे। ई इज द मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट अप्रॉक्सीमेटेड 2.7183, इसका वैल्यू आता है। पाई जो है ये भी मैथमेटिकल कांस्टेंट है, अप्रॉक्सीमेटेड बाय 3.1416, है ना, तो यही आता। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का उपयोग करके वो डेंसिटी जो कर्व है वो इसके थ्रू बनता है। ये पीडीएफ फंक्शन है इसका, ठीक है, आपके गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।